इस फिल्म की शुरुआत होती है इमैनुअल नाम के एक ऑफिसर से। इमैनुअल पिता बन चुका था। जब इमैनुअल अपने बच्चे और पत्नी के साथ था तो नर्स इमैनुअल के बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है ताकि वह उसका फाइनल चेकअप कर सके। तभी इमैनुअल को उसके बॉस का मैसेज आता है और उसे वहां से जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में नर्स के काम करने का शिफ्ट बदलने वाला था, इसलिए वहाँ एक दूसरी नर्स अपने शिफ्ट में काम करने के लिए आती है। पहली नर्स दूसरी नर्स से कहती है कि उसे लगा कि आज वह नहीं आएगी और उसे सेकेंड शिफ्ट भी करना पड़ेगा। पहली नर्स के बातों का दूसरी नर्स कोई जवाब नहीं देती है। पहली नर्स दूसरी को चुप देखकर थोड़ा हैरान होती है, लेकिन वह ध्यान नहीं देती है और पहली नर्स वहां से चली जाती है। जब पहली नर्स वहां से चली जाती है तो दूसरी नर्स दरवाजे को लॉक कर लेती है और वहां पर जितने भी बच्चे थे उन्हें वह मारने लगती है। जब एक व्यक्ति उस नर्स को ऐसा करते देखता है तो वह शोर मचाने लगता है और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वहीं पर गार्ड भी आ जाता है, लेकिन दरवाजा तोड़ने से पहले वह नर्स सभी बच्चे को मार देती है। जब गार्ड शीशे को तोड़कर अंदर आता है तो वह नर्स खुद का गला काट लेती है और वह भी मर जाती है। इस तरह उस हॉस्पिटल के सारे बच्चों को खत्म कर दिया जाता है सिवाय एक बच्चे की। वह बच्चा अपने माता के साथ था जिससे वह सुरक्षित बच गया था। जब इमैनुअल को खबर मिलता है तो वह हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसे कई लाशें मिलती हैं। जब वह अपने बच्चे की लाश देखता है तो वह रोने लगता है। इमैनुअल की पत्नी अपने बच्चे की मौत को सहन नहीं कर पाती है और कुछ सालों बाद ही अपना प्राण त्याग देती है। इस घटना को 5 साल बीत जाता है। 5 साल बाद ऐसे ही एक दूसरी घटना हो जाती है। एक 12 साल की लड़के ने स्कूल में शूटिंग की और कई बच्चों को शूट कर दिया था जिनकी उम्र महज 4 साल के आसपास थी। इस घटना को समझने के लिए एक स्पेशल डिवीजन को बुलाया जाता है जिसके हेड फादर फ्रैंको था। फादर फ्रैंको को जब कॉल आता है तो वहां आने के लिए वह तैयार होता है। दूसरी तरफ हम उस बच्चे को देखते हैं जो हॉस्पिटल में 5 साल पहले अकेला सर्वाइवर बचा था। उधर इमैनुअल को भी उस घटना की सूचना मिलती है। इमैनुअल उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां शूट आउट हुआ था। इमैनुअल को वहां पहुंचने पर इमैनुअल का असिस्टेंट बताता है कि केवल किंडरगार्टन के बच्चों को निशाना बनाया गया था और अंत में शूटर ने खुद को भेजे में गोली मारकर खत्म कर लिया था। अभी तक उस शूटिंग का कारण पता नहीं चल पाया था। इमैनुअल उस कातिल के मां से पूछताछ करता है और उसके बेटे के पास बंदूक और ड्रग्स कहां से आया था उसके बारे में पूछता है, लेकिन उस औरत को उसके बेटे के पास बंदूक और ड्रग्स कहां से आया था यह नहीं पता था। दूसरी तरफ जब इमैनुअल ऑफिस में रहता है तो एक लेडी इमैनुअल के पास आती है और वह इमैनुअल को एक आदमी के बारे में बताती है जो उस लेडी को हादसा होने के एक दिन पहले मिला था, जिसने उसे उस घटना के एक दिन पहले चेतावनी दिया था और जैसा उसने बताया था उसके बच्चे की जान खतरे में था वह सही साबित हुआ। इमैनुअल उस आदमी का हुलिया पूछता है। वह लेडी उस आदमी का स्केच बनवा देती है। फादर फ्रैंको अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है। फ्रैंको फॉरेंसिक या स्पेशल डिवीजन का हेड था। उधर जांच टीम को उस बच्चे के शरीर में ड्रग्स का कोई कतरा नहीं मिलता है जिसने गोलियां चलाई थी। इस कारण इमैनुअल उसे ड्रग्स के मामले में नहीं फंसा सकता था। दूसरी तरफ फ्रैंको को पंजे का निशान मिलता है जो अल्ट्रावायलेट लाइट में दिखाई दे रहा था। उधर एक और घटना हो जाती है। एक क्लीनर अपने साथ कई बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देती है जो स्विमिंग सीख रहे थे। इमैनुअल को कॉल आता है और उसे उस घटना की खबर मिलती है। इमैनुअल वहां पहुंचता है। वहीं पर उसकी मुलाकात फ्रैंको से होती है। फ्रैंको इमैनुअल को एक जगह पर ले जाता है। जब इमैनुअल वहां जाता है तो वह हैरान रह जाता है। वहां पर पंजों के कई निशान थे। फ्रैंको इमैनुअल को बताता है कि उन पंजों में कोई रेखाएं नहीं है और वह किसी भी जीव से नहीं मिलता था। इसके साथ ही फ्रैंको एक ऑडियो को सुनाता है जो स्कूल से रिकॉर्ड किया गया था। उस आवाज को एक साउंड प्रूफ तकनीक से रिकॉर्ड किया गया था और उसे फिल्टर किया गया था। फ्रैंको बताता है कि वह आवाज हर घंटे बाद 6 सेकंड के लिए रिपीट होता था और वह वही समय था जिस समय बच्चों को शूट किया गया था। फ्रैंको उस व्यक्ति की कुछ और तस्वीरें दिखाता है जिस पर शक था। वह एक प्रीस्ट था जिसे चर्च से निकाल दिया गया था। उस प्रीस्ट ने अपने शरीर पर कई सिंबल्स बना रखे थे। उन सिंबल्स को बेहतर समझने के लिए बैटिस्टा फॉर्चून टेलर के पास चलने के लिए सलाह देता है। फ्रैंको भी उस बात पर राजी होता है और सभी एक कार्ड रीडर के पास जाते हैं। वह औरत इमैनुअल की मदद करने से मना कर देती है क्योंकि इसके पहले जब उसने उसकी मदद की थी तो उसे 2 साल जेल में बिताना पड़ गया था। लेकिन फ्रैंको बताता है कि वह केस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उस मौत के चक्र को नहीं रोका गया तो और भी मौत हो सकती थी। फ्रैंको उसके बेटी का वास्ता देता है। वह औरत इमैनुअल को कार्ड चुनने के लिए कहती है। जब इमैनुअल कार्ड्स को चुनता है तो वह औरत बताती है कि उनमें से कोई एक मरने वाला है। उस औरत के बाद से सभी हैरान होते हैं। तभी ऊपर वाले कमरे से उसके बेटी की चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। वह औरत और इमैनुअल उसके पास जाते हैं और दरवाजे को धक्का देकर अंदर पहुंचते हैं। अंदर पहुंचने पर इमैनुअल बच्चे को संभालता है। वह औरत सभी को वहां से चले जाने के लिए कहती है। सभी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये बार उसके माँ एक दुकान में जा रहे थे, लेकिन बीच में इन दोनों को वह प्रीस्ट किडनैप कर लेता है। उसी दुकान में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। इमैनुअल उसी जगह पर पहुंचता है। वहीं पर बैटिस्टा आता है और ईवा के बारे में बताता है। ईवा स्विमिंग क्लास के हमले और स्कूल के हमले में बच गया था। वह दोनों दिन स्कूल नहीं आया था। दरअसल ईवा को उस दिन बुखार था, इसलिए ईवा उस दिन वहां नहीं आया था। बैटिस्टा बताता कि ईवा वही बच्चा था जो हॉस्पिटल में बच गया था।
तभी वहाँ एक जिंदा सर्वाइवर मिलता है। सभी उसे मलबे से बाहर लाते हैं। वह सर्वाइवर इमैनुअल को उस प्रीस्ट के बारे में बताती है जो धमाके से पहले आया था। वह सर्वाइवर उस प्रीस्ट को इसलिए पहचान जाती है क्योंकि वह प्रीस्ट ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक चर्च की स्थापना की थी। जब उस प्रीस्ट को रोम से निकाल दिया गया था, फ्रैंको के कहने पर इमैनुअल और फ्रैंको उस चर्च में जाते हैं। वह चर्च खंडर हो चुका था। उस चर्च में अंदर जाने पर वहाँ दीवारों पर कई सिंबल्स बना दिखता है। फ्रैंको बताता है कि वे सिंबल्स डीमन से जानकारी लेने का एक तरीका था। तभी वहाँ कुछ आवाज सुनाई देता है। दोनों सतर्क हो जाते हैं, लेकिन वह एक चूहे का आवाज था। और अंदर जाने पर उन्हें एक क्राइस्ट की मूर्ति मिलती है जिसके अंदर से सड़ने की बदबू आ रही थी। इमैनुअल उसे देखने लगता है तो फ्रैंको उसे रोकता है। इमैनुअल कहता है कि उसे यह तसल्ली करनी है कि उसमें कोई लाश ना हो। तभी वह मूर्ति जाग जाती है और इमैनुअल से कहते हैं कि क्या उसने उसे डरा दिया है। इमैनुअल हैरान होता है कि वह उसका नाम कैसे जानता है। फ्रैंको इमैनुअल को उससे बात करने से मना करता है। इमैनुअल से वह मूर्ति पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वो उसे कुछ भी दे सकता है। फ्रैंको इमैनुअल को बात करने से रोकता है, लेकिन इमैनुअल नहीं सुनता। इमैनुअल उस मूर्ति से प्रीस्ट का पता पूछता है। वह मूर्ति इमैनुअल से कहता है क्यों न वो उसे आजाद कर दे, फिर वो आराम से बात कर सकता है। इमैनुअल उस मूर्ति से पूछता है कि बदले में उसे क्या चाहिए। वह मूर्ति कहता है कि वह एक छोटे से बच्चे का बलि चाहता है, उसके बाद वह 1000 साल तक वापस नहीं लौटेगा। इमैनुअल कहता है कि वह कोई कातिल नहीं है। वह मूर्ति इमैनुअल से कहता है कि अगर वो उसकी पत्नी और बच्चे को वापस ले आए तब उसका क्या कहना है। वहीं पर इमैनुअल को उसकी पत्नी की आवाज सुनाई पड़ती है, जिससे इमैनुअल उसी आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। फ्रैंको उसे उस घेरे के अंदर ही रहने के लिए कहता है जो उसको सुरक्षा के लिए बना हुआ था, लेकिन इमैनुअल फ्रैंको की बात नहीं सुनता है। इमैनुअल उस शैडो के पास जाता है और अपनी पत्नी के द्वारा दिए हुए बच्चा को उठाता है। उधर वह मूर्ति खुद को आजाद कर लेता है। जब इमैनुअल देखता है कि वह अपने हाथ में कुछ सड़ा हुआ सामान लिए हुए है तो उसे देखकर इमैनुअल डर जाता है। वह मूर्ति फ्रैंको पर हमला करने लगता है तो फ्रैंको उसे बंदूक से शूट कर देता है, जिससे मूर्ति टूट जाती है। फ्रैंको इमैनुअल के पास जाता है। इमैनुअल फ्रैंको पर हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। जब इमैनुअल फ्रैंको को मारने लगता है तो वहीं पर प्रीस्ट आ जाता है और इमैनुअल को रोक देता है। कुछ देर बाद जब इमैनुअल को होश आता है तो वह खुद को प्रीस्ट के सामने पाता है। इमैनुअल दुखी होता है कि पता नहीं उसे क्या हो गया था और फ्रैंको को उसने मार दिया। प्रीस्ट इमैनुअल को बताते कि फ्रैंको बच गया था। प्रीस्ट इमैनुअल को फ्रैंको और उस बच्चे के पास ले जाता है जिसे उसने बचाने के लिए किडनैप किया था। प्रीस्ट इमैनुअल को उस बच्चे के बारे में बताता है कि वह बच्चा एक अवतार है और उसे खत्म करने के लिए डेमंस ने कई बच्चों को मार दिया था। प्रीस्ट उस बच्चे को उस देश से दूसरे देश में भेजना चाहता था ताकि वह वहाँ सुरक्षित स्थान पर खुद को बेहतर बनाए। उस देश से बाहर ले जाने के लिए इमैनुअल अपने असिस्टेंट बटिस्टा की मदद लेता है। तभी उस रास्ते के द्वारा बॉर्डर क्रॉस करते हैं जिसे स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वह एक गहरा टनल था जिसके हजारों रास्ते हो सकते थे। सभी उस रास्ते से आगे बढ़ते हुए एक जगह पहुंचते हैं। वहाँ कई मूर्तियां मिलती हैं जो प्राचीन रहती हैं। प्रीस्ट किसी भी चीज को छूने से मना करता है, लेकिन वहीं पर इमैनुअल कुछ अजीब हरकत करने लगता है और प्रीस्ट से बाकी बच्चों के बारे में पूछने लगता है। प्रीस्ट बताता है कि वे सभी बच्चे सुरक्षित है, वह चिंता न करे, लेकिन इमैनुअल यकीन नहीं करता है और प्रीस्ट को उसे दिखाने के लिए कहता है। प्रीस्ट समझ जाता है कि इमैनुअल परचेस हो चुका है। प्रीस्ट जब इमैनुअल पर मंत्र जपता है तो इमैनुअल का सच बाहर आ जाता है। इमैनुअल की आंखें बदल जाती हैं। अचानक वहाँ अंधेरा हो जाता है। प्रीस्ट फ्लेयर जलाकर वहाँ रोशनी करता है। तभी इमैनुअल पीछे से आकर एक व्यक्ति को मार देता है। इमैनुअल ट्रैंकुलाइजर गन से प्रीस्ट को घायल कर देता है। जब फ्रैंक को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो इमैनुअल उसे पीट देता है। यह सब देखकर ईवा की माँ बहुत डर जाती है और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है। इमैनुअल उनका पीछा करने लगता है। उस टनल से होते हुए दोनों बाहर आ जाते हैं। बैटिस्टा जो दूसरी तरफ इमैनुअल का इंतजार कर रहा था वह इमैनुअल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इमैनुअल बैटिस्टा को मार देता है। इमैनुअल बच्चे को मारने लगता है तो ईवा की माँ इमैनुअल के एक पत्थर से उसके सर पर मार देती है। ईवा की मॉम इमैनुअल को खत्म करने लगती है, लेकिन वहीं पर फ्रैंको और कुछ लोग भी आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। इमैनुअल के अंदर एक डीमन था जिसका नाम बेल्जिबत था। बेल्जिबत को बाहर निकालने के लिए प्रीस्ट के बताए अनुसार सभी मिलकर इंतजाम करने लगते हैं ताकि बेल्जिबत से हमेशा के लिए पीछे छुड़ाया जाए। इमैनुअल को एक तख्ते पर लिटा दिया जाता है और मंत्र बोलना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन इमैनुअल वहाँ मौजूद 2 साथियों को मार देता है और खुद को तख्ते से आजाद कर लेता है। इमैनुअल उस कील को अपने हाथ से बाहर निकालता है जो उसके हाथ में ठोक दिया गया था। इमैनुअल उस कील से फ्रैंको के पेट में मार देता है। इमैनुअल ईवा की माँ सिखाता है कि असली कातिल वह प्रीस्ट है जिसने कई बच्चों की जान ली थी। उधर वह प्रीस्ट एक चाकू निकालता है और ईवा की तरफ बढ़ता है। जब इमैनुअल ईवा की मॉम को खत्म करने लगता है तो वहीं पर प्रीस्ट आ जाता है और इमैनुअल के अंदर जो डीमन था उससे बात करता है। प्रीस्ट बेल्जिबत को इमैनुअल के शरीर को छोड़ देने के लिए कहता है और उसे उसके शरीर में आने के लिए कहता है। वह प्रीस्ट ईवा के खून का इस्तेमाल करता है जो उसके हाथ में लगा हुआ था। दरअसल प्रीस्ट ने ईवा के हाथ से थोड़ा सा कट कर उस ब्लड को बाहर निकाला था। जब बेल्जिबत प्रीस्ट के शरीर में आता है वह प्रीस्ट अपनी आत्मा के बदले उस डेमन को अनंत काल तक पत्थर में कैद कर देता है। इस तरह वह प्रीस्ट भी मारा जाता है। इमैनुअल और फ्रैंको बच चुका था। फ्रैंको ये सारी बातें उच्च प्रीस्ट तक पहुंचा देता है और वह सबूत देता है जो उसके चश्मे में सारी घटना कैद हुआ था। इसके साथ ही फ्रैंको ईवा की पहचान को गुप्त रखता है। इमैनुअल भी अब ईवा और उसके मॉम के साथ रहने लगा था।
उस पूरी जगह और डीमन को धमाके से उड़ाकर डैनियल को दफन कर दिया जाता है। इस तरह इमैनुअल को उस बच्चे का गार्डियन बना दिया जाता है। कुछ प्रीस्ट जब पूछता कि बच्चे के साथ इमैनुअल को छोड़ना क्या सही होगा, तो फ्रैंको बताता कि इमैनुअल ने इतना कुछ सहा था कि वह दोबारा बुराई को खुद पर हावी नहीं होने देगा। फ्रैंको अब एक ऊंचे पद पर चला गया था। इस तरह इमैनुअल के साथ हिबा और उसके मॉम को दिखाते हुए यह कहानी खत्म हो जाती है।